बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। और यहाँ तक जो हमने अपने मखारिज का सबक शुरू किया था, हम अपने 13 मखारिज हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह सबसे पहले तो जो हमने मखारिज अदा कर लिए हैं और जो उनके नाम और जितने भी ये उनके अदा करने के तरीके हैं, हम उसको रिवाइज़ करेंगे। आज हम आगे कोई मखारिज नहीं पढ़ रहे। हमने जो पहले जो मखारिज अदा करना सीख लिए हैं और उससे भी पहले जो हमने ये डायग्राम है, इसके ऊपर और हम जो अपने जो हमारे मखारिज हैं, उनके नाम, उनको अदा करने का तरीका और उन सबको हम रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस डायग्राम से, जो हमने ये तस्वीर, ये डायग्राम देखी थी जो ज़ुबान के अंदर की है। यहाँ से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह हम तमाम जितने भी हमारे मखारिज हैं, हम उनको देखते हुए जाएँगे और अपने मखरज नंबर 13 तक हम इंशाअल्लाह पहुँच जाएँगे। तो सबसे पहले आज हम इस डायग्राम को देख लें। देखिए यहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है, ये आपको मेरा माउस नज़र आ रहा होगा। ये सबसे पहला जो हिस्सा है, जो जहाँ पे जो वस्ते हलक से नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे वाला हलक जो लिखा हुआ है, यानी कि अक़साए हलक। तो सबसे पहली क्या चीज़ है? अक़साए हलक, यानी कि हलक का नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद ये जो ऊपर है दरमियान में, ये है वस्ते हलक, यानी कि हलक का दरमियान वाला हिस्सा। उसके बाद अदनाए हलक, हलक का ऊपर वाला हिस्सा, यो जिसको जहाँ पे आपका हलक जो है, यहाँ से आगे-आगे जो है वो ज़ुबान का हिस्सा या गले का हिस्सा ज़ुबान का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हरूफ़े मद्दा के ऊपर मैं बता रहा हूँ, क्या है? नीचे वाला हलक यानी कि अक़साए हलक, उसके बाद वस्ते हलक, उसके बाद ऊपर अदनाए हलक। अब यहाँ पे हलक ख़त्म हो जाता है और ये कव्वा यानी कि जो लटका हुआ गोश्त होता है, जो हमारे मुँह में छोटा-सा गोश्त लटक रहा होता है, वो वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, जहाँ से हमारी ज़ुबान शुरू होती है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? अक़सा ज़ुबान का अक़सा हिस्सा जो है ज़ुबान का, वो वाला हिस्सा जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है। तो अक़साए लिसान, ज़ुबान को हम अरबी में लिसान कहते हैं। तो अक़साए लिसान, ये हमारा ज़ुबान का वो वाला हिस्सा जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है, नीचे वाला हिस्सा या इसको शुरू वाला हिस्सा कहें। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये देख लें, ये आपका आ गया वस्ते लिसान, यानी कि ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा। वस्ते लिसान, ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो दरमियान में बनी हुई है, ये बेसिकली ज़ुबान की डायग्राम बनी हुई है, ज़ुबान की शेप बनाई हुई है। इसको आपको समझाने के लिए कि ये ज़ुबान के कौन-कौन से हिस्से से कैसे-कैसे लफ्ज़ अदा होते हैं, इसलिए ये आपको इस तरह से छोटी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले क्या है? अक़साए लिसान, फिर है वस्ते लिसान, उसके बाद जो आगे वाला हिस्सा है, इसी तरह जो हमने हलक के हिस्से देखे हैं, आगे वाला हिस्सा भी आपका अदनाए लिसान है। अब ज़ुबान के 2 और हिस्से भी हैं, ठीक है? ये तो आपने 3 देख लिए। सबसे पहले अक़साए लिसान, वस्ते लिसान और अदनाए लिसान। अब उसके बाद ये वाला हिस्सा है जो कोना बना हुआ है, जो किनारा बना हुआ है, ज़ुबान की जो नोक बनी हुई है। ये ज़ुबान की नोक जो बनी हुई है, इसको हम कहेंगे, जो जो इसको कहने की जो ज़ुबान जहाँ पे ख़त्म हो रही है, नोक बनी हुई है और साइड वाले थोड़े से एरिया मिल रहे हैं, इसको हम कहेंगे तर्फ़े लिसान। तो ये तर्फ़े लिसान है। क्या है? दोबारा से देख लें, ये वाला अक़साए लिसान, वस्ते लिसान, अदनाए लिसान और ये वाला हिस्सा तर्फ़े लिसान। अब ज़ुबान की जो साइड वाली करवट है, जो साइड वाले हिस्से हैं, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, जहाँ पे मेरा माउस है, इसको हम हाफ़ाए लिसान कहेंगे। जो साइड वाला हिस्सा है, हाफ़ाए लिसान, मैंने फिर से बताया, लिसान ज़ुबान में अरबी में ज़ुबान को कहते हैं और ये जो इनके हिस्से हैं ज़ुबान के, इनको मैंने अरबी में आपके नाम बता दिए। अक़साए लिसान, वस्ते लिसान, अदनाए लिसान और आखिर में जो कोना है, ये याद रखना है, अदनाए लिसान और तर्फ़े लिसान में फ़र्क है। जो कॉर्नर है, जो नोक है ज़ुबान की, वो तर्फ़े लिसान कहलाती है और जो साइड वाला हिस्सा है, उसको हाफ़ाए लिसान हम कहेंगे। जो साइड वाली करवट है, जो साइड वाले किनारे हैं, इनको हम हाफ़ाए लिसान कहेंगे। ये तो थे ज़ुबान के हिस्से। ये पहले हमने हलक के हिस्से देख लिए, उसके बाद ये कौवा जो हमारा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे ज़ुबान शुरू हो रही है, जो अदनाए ज़ुबान और
सॉरी, अक्साए लिसां और अदनाए हलक के बीच वाला हिस्सा जो आ रहा है। उसके बाद हमने जुबान के हिस्से देखे, उसके बाद ये दांत। अब कुल मिला के हमारे मुंह में जो ऊपर वाले दांत हैं, नीचे वाले जो दांत हैं, उन दोनों के नाम सेम ही है, वो एक जैसे नाम है उनके, सिर्फ हम ऊपर वाले दांतों के नाम देख लेते हैं। अब ये नाम वही, नीचे वालों के भी वही नाम होंगे, ये आपने याद रखना है, नीचे वालों के भी वही नाम है। हम एक दफा दांत के नाम देख लेते हैं। जो सामने वाले दो दांत होते हैं, ये जो बिल्कुल सामने आपके दो दांत होते हैं, इनको कहते हैं सनाया, और ऊपर वाले दो दांतों को ऊपर वाले सनाया ही होंगे, ठीक है। नाम नीचे वालों का भी सनाया ही है, लेकिन ऊपर वाले दो दांतों को सनाया उलिया कहेंगे। अब उसके बाद जो सनाया दांतों के साथ जो हमारे दांत हैं, आपने अगर आप साथ साथ अपने जुबान में दांतों को हाथ लगा के देखते जाएं तो आपको समझ आएगी। तो सनाया के साथ जो दो दांत हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, वो हैं रुबाइयात। ये हमारी रुबाइयात कहलाती हैं, ये वाले दांत। उसके बाद जो नोकीले दांत हैं, जो जिनकी नोक निकली होती है, अगर आप अपनी जुबान के अपने दांतों के ऊपर ये उंगली लगाएं तो आपको महसूस होगा कि इन दांतों की नोक निकली हुई है। इनको कहते हैं अनियाब। ये कौन से दांत कहलाएंगे? अनियाब। अब उसके बाद यहाँ तक दांत खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। हमारी जो हमारी दाढ़ें हैं वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल हमारी शुरू हो जाती हैं। दांत यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अनियाब पे दांत खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले सनाया, रुबाइयात और अनियाब, यहाँ पे आपके दांत खत्म हो गए। उसके बाद जो आगे शुरू हो जाती हैं वो दाढ़ें हैं, और उनके क्या नाम है? जो सबसे पहली जो दाढ़ है, यानी कि जहाँ पे दांत खत्म हुए और उसके साथ ही जो पहली दाढ़ है, उन दाढ़ों को हम कहते हैं दवाहिक। कौन सी दाढ़ें हैं? दवाहिक। अब दवाहिक दाढ़ें वो हैं जो आपके हंसते हुए सामने नजर आती हैं। दांत तो नजर आते ही हैं, लेकिन जो हंसते हुए पहली दाढ़ें नजर आती हैं उनको दवाहिक कहते हैं, हंसने वाली दाढ़ें। उसके बाद जो तीन दाढ़ें हैं, मुसलसल लगातार जो तीन दाढ़ें हैं, उनको कहेंगे तवाहिन। तवाहिन वो वाली हैं जिनको हम पीसने वाली दांत कहते हैं, जिनसे हम कह लें कि हम खाना खाते हुए चबाते हैं या पीसते हैं, इनको तवाहिन कहते हैं। उसके बाद जो आखिर में छोटी दाढ़ें होती हैं, आपको महसूस होगा, अगर आप उंगली लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल आखिरी जो दाढ़ होती है जो छोटी होती है, उनको हम कहते हैं नवाजिस। तो फिर से देख लें, ये तमाम आपके मुंह, आपका जो मुंह का हिस्सा है वो वाला, आपके हलक का हिस्सा, जुबान का हिस्सा और दांतों का हिस्सा, इनके नाम हमने देखे हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम फिर एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले हलक का हिस्सा शुरू होता है, तो अक़साए हलक, नीचे वाला हिस्सा। फिर दरमियान में वस्ते हलक, दरमियान वाला हिस्सा। ऊपर अदनाए हलक, ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ पे हलक जो है वो खत्म हो गया, फिर कौवा आ जाता है जो आपका गोश्त लटक रहा होता है, और वहीं पे नीचे कौन सा हिस्सा आ गया? जो जुबान का पहला हिस्सा, यानी कि अक़साए लिसां। अक़साए लिसां जुबान, जहां से आपका नीचे वाला हिस्सा जुबान का। उसके बाद दरमियान में क्या आ गया? वस्ते लिसां, जुबान का दरमियान वाला हिस्सा। और यहाँ पे क्या आ गया? अदनाए लिसां। अदनाए लिसां में हमारा जुबान का आखिरी वाला जो सामने वाला हिस्सा है, उसमें कोना नहीं, आपकी नोक नहीं आती। नोक को क्या बोला? नोक को हमने बोला है तोरफे लिसां। तोरफे लिसां यानी कि नोक जहाँ पे ये खत्म हो रही है जुबान, ये वाला हिस्सा सिर्फ। और साइडों वाले हिस्से को हमने क्या बोला? हफ़ाए लिसां। ये तमाम जुबान के हिस्से थे। उसके बाद हमने दांतों का जिक्र किया, तो सामने वाले दांत सनाया, साथ वाले रुबाइयात, साथ वाले अनियाब जो नोकीले दांत हैं, जिनकी नोक निकली हुई होती है, बनी हुई होती है, वो अनियाब। उसके बाद पहली दाढ़ें दवाहिक, उसके बाद आगे तवाहिन, और आगे आखिरी जो दाढ़ें हैं वो हमारी नवाजिस। अब ये तो दांतों का हिस्सा, जुबान का हिस्सा और हलक का हिस्सा हो गया। अब ऊपर तालू वाली साइड पे आ जाएं। जो हमारा तालू है, ये जो ऊपर, एक तो नरम तालू होता है और एक सख्त तालू है, सख्त हड्डी वाला हिस्सा जो है। तो अगर आप अपनी जुबान का जो, जहाँ पे ये कव्वा होता है, यहाँ पे अगर आप जुबान से महसूस करें तो आपको नरम हिस्सा महसूस होगा। ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जुबान का जो कव्वा होता है, जहाँ पे जुबान शुरू हो रही है, यानी कि अक़साए लिसां, अगर आप इसको देखें
اور یہاں اسی کے بالکل اوپر اگر آپ اپنا محسوس کریں تو آپ کو نرم گوشت کا حصہ محسوس ہوگا. یہ جو نرم گوشت کا حصہ ہے یہ نرم تالو ہے. اور اس کے بعد جو آگے والا حصہ ہے جو یہ یہاں پہ زبان ہے، اگر آپ یہاں پہ اپنی زبان لگائیں اوپر والے منہ کے حصے کے اندر، تو یہ والا جو حصہ ہے یہ سخت تالو ہے. اور یہ سخت تالو آپ کا ہڈی والا حصہ ہوتا ہے. تو تالو کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک نرم تالو ہے اور ایک سخت تالو، یعنی کہ ہڈی جہاں پہ ہے، جہاں پہ ہمارا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سخت حصہ ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے مخارج کی طرف. تو اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ مخارج یعنی کہ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو. مخرج کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. تو نکلنے کی جگہ یعنی کہ ادا کرنے کی جگہ. تو الفاظ یا جو حروف ہیں ان کو ادا کرنے کی کتنی جگہ ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سی؟ حلق، زبان، منہ کا خلا. منہ کا خلا یہ جو خالی حصہ ہوتا ہے، ہونٹ اور خیشوم. خیشوم بیسیکلی کہتے ہیں ناک کا جو آپ کا بانسا، یہ جو آپ کہنے کی جو ناک ہم غنا کرتے ہیں، جو ہماری آواز ناک سے نکلتی ہے، وہ والا حصہ جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ ناک کا بانسا ہے. جس طرح آپ غنا کر رہے ہوں تو میم کے ساتھ یا نون کے ساتھ ان اللہ، جس طرح کر کے ہم جو آواز نکالتے ہیں نون سے، جو ہماری جو ناک سے آواز نکلتی ہے، تو جو غنا کرتے ہیں ہم وہ ناک کے بانسے سے کرتے ہیں، خیشوم اس کو بولیں گے. تو ہمارے مخارج کے 5 حصے، یعنی کہ جو اپنے ہمارے منہ کے سب ملا کے 5 حصے ہیں جہاں سے یہ ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے یہ مخرج ادا ہوتے ہیں: حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مخرج کتنی طرح کے ہیں؟ 17 قسم کے مخرج ہیں، یعنی کہ 17 مخرج ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 5 حصے ہیں جہاں سے یہ 17 مخارج ادا ہوتے ہیں، اور ان 17 مخارج میں سے 29 حروف یعنی کہ 29 حروف ہم ادا کرتے ہیں. تو مخرج نمبر 1 کیا تھا؟ جو پہلا مخرج تھا وہ ہمارا تھا حروف مدہ کا. حروف مدہ ہم بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کا معنی کیا ہے؟ مدہ. اچھا یہاں پہ اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. ساکن دیکھیں، یہ تینوں بنتے ہیں ساکن حروف سے. ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب واو، یا اور حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر بھی، الف کا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، الف کے اوپر، واو کے اوپر یا کے اوپر جزم آ جائے یا مد آ جائے، حمزہ آ جائے. حمزہ الگ سے جو حمزہ ہم لفظ پڑھتے ہیں حروف تہجی میں، تو حروف تہجی میں جو ہم لفظ حمزہ پڑھتے ہیں، اگر وہ الف، واو یا کے اوپر آ جائے تو اس کو ہم ساکن کہیں گے. ساکن کہتے ہیں سکون کرنا، یعنی کہ اس لفظ کو ہم سکون سے، سکونیت سے ادا کریں گے، ساکن کریں گے، اس لفظ کو ہم تب ساکن کہتے ہیں. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، خواہ وہ کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی حرف ہو، اگر اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے تو وہ الف مدہ کہلائے گا. جس طرح کہ آگے یہاں پہ دیا ہوا ہے مالی کی، میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف، تو مالی کی. اسی طرح واو ساکن یعنی کہ واو سے پہلے پیش آنی چاہیے. اب یہ عین کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ہے. واو سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہے اور اس پیش کے بعد آگے واو ہے تو اس کا مطلب وہ واو ساکن ہو گیا اور اس کو ہم واو مدہ پڑھیں گے، واو مدہ کہلائیں گے. تو کیسے؟ اعوذ، اعوذ. اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے، اور زیر کے لیے خواہ کوئی بھی لفظ ہو، اس کے بعد یا ہونا چاہیے، اور یا ساکن یعنی کہ یا ساکن ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا مدہ کہلائے گا، یا مدہ. تو کس طرح سے ہوگا؟ جیسے یہ اگزامپل دی ہوئی ہے رحیم، رحیم، تو پہلے کوئی بھی لفظ ہونا چاہیے. تو مخرج نمبر 1 کیا تھا؟ حروف مدہ، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر. تو یہ ہمارا مخرج نمبر 1 تھا. مخرج نمبر 2 کیا تھا ہمارا؟ حروف حلقی. حروف حلقی میں ہمارے 3 مخرج آتے ہیں. حروف حلقی میں 3 مخرج آتے ہیں، اور یہ حروف ہیں کتنے؟ 6 حروف ہیں. حروف حلقی میں 3 حروف آتے ہیں، 3 مخرج آتے ہیں، 6 حروف آتے ہیں. اور ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں.
हलक के हमने अभी हिस्से देख लिए, 3 हिस्से हैं, अक़साए हलक, वस्ते हलक, अदनाए हलक। तो मखरज नंबर 2 अक़साए हलक से अदा होता है, हमज़ा हा, हमज़ा हा। मखरज नंबर 3 वस्ते हलक, दरमियान वाला हिस्सा, हलक का दरमियान वाला हिस्सा, आइन हा, आइन हा। मखरज नंबर 4 अदनाए हलक, हलक का ऊपर वाला हिस्सा, गाइन खा, गाइन खा। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, देखें गाइन और खा कब अदा होते हैं, ये आपके नरम तालु से, नरम तालु मैंने अभी बताया जो नरम गोश्त है, कहाँ पे, कव्वा जो आपका जुबान, जो आपके मुंह में लटका हुआ है हिस्सा गोश्त का छोटा सा, उसके साथ जो हिस्सा है वो वाला नरम तालु है, तो ये लफ्ज वहां से अदा हो रहा है, गाइन खा। आप महसूस करें ये वहां से आवाज निकल रही है, गाइन खा। तो सबसे पहले हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, अक़साए हलक, वस्ते हलक और अदनाए हलक। उसके बाद हरूफ लहातिया। अच्छा, यहाँ पे अब देखें हरूफ लहातिया में अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिस तरह अभी हमने डायग्राम में पहले देखा उसी तरह एक एक आप एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा पढ़ते जा रहे हैं। तो अब हरूफ लहातिया में वो वाला हिस्सा आ गया जो हमने हलक खत्म हो गया, हलक का हिस्सा खत्म हो गया, अब जुबान का हिस्सा और वो कव्वा यानी कि जो लटका हुआ गोश्त है वो वाला हिस्सा नरम तालु वाला शुरू हो गया। तो अब ये पहला हरूफ, जो पहला हर्फ है कौफ, मखरज नंबर 5। अच्छा यहाँ पे देख लें, हरूफ लहातिया में 2 हर्फ आते हैं और 2 ही मखरज हैं। हरूफ लहातिया में 2 हर्फ हैं और 2 मखरज हैं, और इन हरूफ में 2 मखरज किस तरह से हैं, पहला हरूफ जो पहला हर्फ है वो मखरज नंबर 5 से अदा होता है। किस तरह से, नरम तालु जुबान का, जो जुबान की जो जड़ है यानी कि अक़साए लिसान, अक़साए लिसान जब नरम तालु से लगेगी तो ये वाला लफ्ज अदा होगा, कौफ, कौफ। अक़साए लिसान नरम तालु से जुड़े, अक़साए लिसान यानी कि जुबान की जड़, जहां पे जुबान, अभी हमने ऊपर सारे नाम देखे तो आप लोगों ने इसके नाम को याद रखना है। अक़साए लिसान नरम तालु से मिले तो कौफ अदा होगा, कौफ, कौफ। अब इसी तरह कौफ के थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये मोटा हरूफ है, इसको पुर करके पढ़ना है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पुर करके इसको अदा करना है। मखरज नंबर 6 हरूफ लहातिया में दूसरा मखरज, मखरज नंबर 6, कौफ के जरा सा नीचे आ जाए आपका काफ, काफ ये अदा होगा, इसको मोटा नहीं पढ़ना। कौफ की जरा सा नीचे मुंह की जानिब, अच्छा मुंह की जानिब का क्या मतलब है, नीचे का मतलब ये नहीं है कि हलक की तरफ चले जाएं, नीचे का मतलब है मुंह की तरफ आना है। मुंह हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये गर्दन वाली जगह हलक होती है, तो मुंह ये वाला हिस्सा इस तरफ आए तो तब आपका क्या अदा होगा, काफ, काफ। यहाँ पे भी आपका जो ये काफ अदा करते हुए जुबान का हिस्सा तालु से मिलेगा, नरम तालु से मिलेगा, लेकिन आपने अदा किस तरफ से करना है, काफ, काफ। अपने मुंह को खोल के रखना है, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स रखना है, गोल नहीं करना, जबकि खौफ अदा करते हुए गोल होगा, खौफ, काफ, खौफ, काफ। तो हरूफ लहातिया में हमारे 2 हरूफ हैं, 2 ही मखरज हैं, मखरज नंबर 5 से कौफ और मखरज नंबर 6 से काफ। उसके बाद हमने हरूफ शजरिया, हरूफ शजरिया में हमारे पास एक ही मखरज था, एक ही मखरज, मखरज नंबर 7, और उसका अदा करने का तरीका क्या है, वस्ते लिसान, वस्ते लिसान यानी कि जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, ऊपर वाले तालु, अब यहाँ पे सख्त तालु आ गया। देखें हम स्टेप बाय स्टेप चलते आए हैं, सबसे पहले हमने हल्की हरूफ हलकी, हरूफ मद्दा देखे, हरूफ मद्दा के बाद हमने हरूफ हलकी देखे, हरूफ हलकी हलक खत्म हुआ तो हमने जुबान के अक्सा, जो अक्सा जुबान और नरम तालु से जो शुरू होते हैं वो वाले देखे। अब हम आगे वस्ते लिसान, वस्ते लिसान यानी कि वस्ते जुबान, जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, वहां से 3 हरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं, जीम, शीन, या। अब जीम अदा करते हुए आपका पूरा हिस्सा मिला हुआ होगा ऊपर वाले तालु से, शीन अदा करते हुए थोड़ा सा फर्क होगा, और या अदा करते हुए ज्यादा फर्क होगा, फासला होगा। तो एक ही मखरज है, मखरज नंबर 7 हरूफ शजरिया में 3 हरूफ, जीम, शीन, या।
अब आ जाए हरूफ हाफिया, हरफ हाफिया, इसमें एक ही हर्फ है और एक ही मखरज है। मखरज नंबर 8 हरफ हाफिया, एक ही मखरज और एक ही आपका हर्फ भी है। और कौन सा हर्फ है, इसको हाफिया क्यों कहते हैं? ये हाफाए लिसान से अदा होता है। हाफाए लिसान यानी कि जुबान का ये वाला हिस्सा, ये आपने याद रखना है। हाफाए लिसान जुबान का किनारा, जुबान का जो हमने किनारा अभी ऊपर डिस्कस किया। तो आपने क्या करना है, जुबान का ये किनारा हाफाए लिसान को जोड़ना है, किसके साथ मिलाना है? जो ऊपर वाली दाढ़ें हैं, दांत नहीं, दाढ़ों से मिलाना है, तब अदा करना है। दौद, दौद, इसको द्वाद भी नहीं पढ़ना, इसको दाद भी नहीं पढ़ना। अगर दाद पढ़ेंगे तो ये दाल का मोटा हो जाएगा, ये भी गलत है। द्वाद भी गलत है। इसको जुबान का किनारा हाफा लिसान दाढ़ों से मिलाना है, ऊपर वाली दाढ़ों से, और फिर अदा करें। दौद, दौद, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। उसके बाद हरूफे तौरफिया, तौरफिया अभी जिस तरह हमने बताया था तौरफे लिसान से अदा होता है। तौरफे लिसान क्या, जुबान की जो नोक है, जो आखिरी हिस्सा है, तौरफे लिसान, उसमें कितने मखरज आते हैं? 3 मखरज आते हैं, 9, 10 और 11। मखरज नंबर 9 से क्या अदा होता है, मखरज नंबर 10 से क्या और 11 से क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हरूफ तौरफिया में 3 मखरज हैं और 3 ही हरूफ हैं, 3 मखरज और 3 ही हरूफ। मखरज नंबर 9 से अदा होता है लाम। किस तरह से अदा करना है? जो आपका तौरफे लिसान है, यानी कि ऊपर वाले जो जुबान के जो नोक है, ऊपर वाली एक दाढ़ और दांतों के मसूड़ों से लगे, जो दांत हैं उन तमाम के मसूड़ों से, और एक दाढ़, दाढ़ कौन सी होगी? अब ये आपकी जो पहली दाढ़ है, ये आपने याद रखना है, ये पहली दाढ़ से मिलाना है, बाकी दाढ़ों से नहीं। तो ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से और दाढ़ों से मिलाते हुए कौन सा हिस्सा? तरफे लिसान। तरफे लिसान कौन सा हिस्सा था? जुबान की नोक। तो अदा करें लाम, लाम। उसके बाद लाम के बाद क्या है? मखरज नंबर 10। अब आपने दाढ़ को हटा दिया, अब सिर्फ दांत रह गए हैं, दांतों के मसूड़ों से मिलाते हुए नून, नून। आप देखेंगे नून अदा करेंगे तो आपकी जुबान जो है वो सिमट रही है, अपने आप को सुकेड़ रही है, अपने आप की वो जो जुबान जो है वो आपकी जो साइडें हैं उसको अंदर की तरफ वो ले लेती, सुकेड़ लेती है, अपने आप को सुकड़ जाती है। तो आपने अब लाम के साथ ही आप देखें, लाम अदा करते हुए जुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से और दाढ़ से मिल रही है, लाम, और जुबान फैल रही है। लेकिन जब आप नून अदा कर रहे हैं तो वो सुकड़ रही है, नून, नून। तो वो सिर्फ दाढ़, एक आपकी दाढ़ निकल गई, सिर्फ दांतों के मसूड़ों से रह गया। अब आप आ जाए मखरज नंबर 11 पे। मखरज नंबर 11 अदा करते हुए अब क्या रह गया? अब जो जुबान का किनारा है, यानी कि किनारे की, अच्छा, किनारे की पुश्त किस तरह रॉ आप अदा करें तो हल्की सी करवट ले रही है आपकी जुबान, हल्की सी करवट लेगी, और वही दांतों के मसूड़ों से, दांतों के मसूड़ों से मिलाते हुए मुंह को गोल रखना है, रॉ। इसको रॉ मोटा अदा करना है, रॉ, लाम, नून, रॉ। तो ये हमारे कौन से हरूफ थे? हरूफ तौरफिया, तीन, तीन मखरज, तीन हरूफ, लाम, नून, रॉ। उसके बाद हमारे पास आगे हरूफ नितइया। अब हरूफ नितइया में एक ही मखरज है, मखरज नंबर 12, लेकिन इसमें 3 हरूफ हैं, ता सॉरी, ता, दाल, तो। अब अच्छा, नितइया इनको क्यों कहा जाता है? नितइया कहते हैं, ये अरबी में, ये जो आपकी जुबान, अगर आप जुबान ऊपर लगाएं, दांतों के साथ ही जो पहला हिस्सा तालू के बीच में, जहाँ पे तालू शुरू होता है, तालू और दांतों के मसूड़ों के बीच में जो हिस्सा है, जो अगर आप जुबान लगाएं तो आपको हिस्सा महसूस होगा, खुरदुरी सी जगह है। जो खुरदुरी सी जगह है, या जो उभरी हुई है बाहर की तरफ, वो आपको महसूस होगी, वो आपकी जगह निता कहलाती है। नितइया, हरूफ नितइया, क्योंकि ये तीनों हरूफ वहां से अदा हो रहे हैं, आपकी जुबान की नोक यानी कि तरफे लिसान जो है वो उनसे मिलती है, ऊपर वाला हिस्सा उनसे मिलता है, इसलिए ये वहां से अदा होते हैं। अब आप अदा करें मखरज नंबर 12 हरूफ नितइया, ता, दाल, तो। अब तो को जो है वो मोटा अदा करना है, ता, दाल, तो, तो। ता और
तो में यही फ़र्क है, ता को हम स्ट्रेट पढ़ते हैं बिल्कुल रिलैक्स करके, लेकिन तो को जो हम मुँह को गोल करके और मोटा अदा करते हैं, पुर पढ़ते हैं। ता, दाल, तो, इसको त्वा नहीं पढ़ेंगे, त्वा गलत हो जाएगा, त्वा भी नहीं और ता भी नहीं, तो, सिर्फ़ आपने मोटा करना है। तो इसको हम हरूफ़ निताइया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तरफ़े लिसान है, वो किसके साथ मिलती है ऊपर? दाँतों के जो मसूड़े हैं और दाँतों के मसूड़ों के और तालु के बीच में जो जगह है, निताआ जो आपकी उभरी हुई खुरदरी जगह है, इससे मिलती है। तो हमारा क्या अदा होता है? ता, दाल, तो। अब आ जाए हमारा जो आखिरी मखरज है, मखरज नंबर 13, जहाँ तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। हरूफ़ लिसाविया। अब इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ज़ुबान की नोक आपके ऊपर वाले दाँतों के सिरे से लगे। सिरा और मसूड़े में फ़र्क है। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने एक चीज़ का ख़्याल लाज़मी रखना है, जब आप ये लफ्ज़ अदा कर रहे हो, हरूफ़ लिसाविया अदा कर रहे होंगे, ऐसे इनको लिसाविया क्यों कहते हैं? देखें, आपकी जो सामने वाले दाँत हैं, जो आपके सनाया जिनको हमने सनाया कहा था, अब इसमें आपकी जो आपके दाँत हैं, सनाया दाँत और आपकी लिसान, ज़ुबान और सामने वाले दाँत यानी कि सनाया दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इनको हरूफ़ लिसाविया कहा जा रहा है। अब सनाया दाँतों को आपने उनकी जो नोक है, सनाया दाँत आपने याद रखने हैं सामने वाले 2 दाँत, उनकी जो एंडिंग पॉइंट या जहाँ पे वो नीचे ख़त्म हो रहे हैं, उनका जो पीछे वाला सिरा है, इनके 2 सिरे होते हैं, एक सामने वाले जो बाहर वाली साइड पे ख़त्म हो रहा है, एक अंदर वाली साइड पे। जब ज़ुबान की नोक अंदर वाले सिरों से यानी कि नीचे वाले जो सिरे हैं, उनसे लगेगी, तब ये अदा होंगे। सा, ज़ाल, ज़ौ। अब इसमें ज़ौ जो है वो पुर पढ़ना है, सा और ज़ाल ये आपने पुर नहीं पढ़ना, ये नॉर्मल हरूफ। सा, ज़ाल, ज़ौ, सा, ज़ाल, ज़ौ। तो यहाँ तक हमने 13 मखरज देख लिए थे और इन 13 मखरज में हमने हरूफ की इकसाम, उनका क्या नाम है, वो किस तरीके से अदा होते हैं, उनको ये क्यों कहा जाता है, यहाँ तक हमने ये अपना सबक जो है वो रिवाइज़ कर लिया है। ये इन्हीं 13 मखारिज के ऊपर यहाँ तक आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इसको लाज़मी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके बाद हमारे बहुत ही आसान मखारिज और 3 मखरज रह गए हैं, जिसके बाद हम 4 मखरज हैं बिल्कुल, और जहाँ पे हमारे मखरज ख़त्म हो जाएँगे और उसके बाद हम अपने कुरान पाक की अदायगी की तरफ चले जाएँगे। तो आपसे गुज़ारिश है, यहाँ तक आप लोग अपने मखारिज की अच्छी तरीके से अदायगी सीख लें, इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका जो इसकी मशक करने से आपको इसका अदायगी और इसके मखारिज की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक अदा करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारा इसको पढ़ना, इसको समझना अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और हमें इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो। आप सबको अगली क्लास तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।